हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह राज्य पुनर्गठन आयोग को समझने के लिए। और ये संविधान के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक हमने संविधान की लेक्चर सीरीज में काफ़ी लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। आज शुरू कर रहे हैं केंद्रीय शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स है वो आपको मिल सके। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको इसका PDF भी मिलेगा और तमाम अपडेट्स भी उपलब्ध हो पाएगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कि देशी रियासतों का एकीकरण का जो प्रोसेस है उसको एक ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही धर आयोग और JVP समिति और फजल अली आयोग को, इन तीनों को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देशी रियासतों का एकीकरण की बात करें तो आज़ादी के समय भारत में जो राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थी। ठीक है, कौन सी श्रेणियाँ थी? दो श्रेणियाँ थी राजनीतिक इकाइयों की। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियाँ थी। पहली थी ब्रिटिश प्रांत के रूप में और दूसरी थी देशी रियासतों के रूप में। ठीक है, यह सब कब था? आज़ादी के समय की बात थी। तो दो श्रेणियाँ थी। और जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था। और देशी रियासतों की बात करें तो यह राजा के शासन के अधीन तो थी, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से जुड़ी हुई थी, उससे संबद्ध थी। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं दोनों इकाइयों को। और अब बात करते हैं इससे थोड़ा आगे। ये हमने समझ लिया इनका डिवीज़न कैसा था। अब बात करते हैं कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया इसने हमारी आज़ादी में, और हमारे जो दो डोमिनियन बने, इंडिया और पाकिस्तान, उसके बनने में भी। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध में बात करें तो यहाँ पे चॉइस थी लोगों के पास, या तो वे भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर देशी रियासतों के साथ रह सकते हैं। साथ ही हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न वाले देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान का निर्माण होता है। देशी रियासतों के पास तीन विकल्प दिए गए। देशी रियासतों के पास कितने विकल्प थे? तीन विकल्प। अब देशी रियासत कितनी थी उस समय? 552 देशी रियासतें थी, और उनके पास तीन विकल्प थे। या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो सकती थी, या वे भारत में शामिल हो सकते हैं, या वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो लगभग ये बात वल्लभ भाई पटेल की मुहिम थी। तो इस समय 549 देशी रियासत तो भारत में शामिल हो गई थी। अब बचे तीन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं होना चाहते भारत में शामिल, और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या अपना इनका ये भी था कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह की बातें, ये अलग अलग तरह के बातें हो रही थी। तो इनका क्या हुआ, उस समय हैदराबाद को तो हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा अपने अधीन ले लिया। उस समय वहाँ निजाम का शासन था। जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ की जनता ने फैसला लिया, और जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है आज भी लोकतंत्र में। तो जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। कश्मीर का शासक कौन था उस समय? हरि सिंह। तो इस तरह से ब्रीफली मैंने समझाने की आपको कोशिश की है एकीकरण के संदर्भ में। डिटेल में हम इसको आगे और समझेंगे, वो हिस्ट्री का विषय है, लेकिन अभी पॉलिटी के संदर्भ में इतना ही। अब बात करते हैं 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 वर्गों में बांटा था। ठीक है, अब कितने वर्गों में बांटा था हमारे देश को? 4 वर्गों में बांटा था। आज जो आपका देश का जो स्वरूप दिखता है उसे तो हमारे आगे हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग ने समाप्त किया, और आज का जो स्वरूप शुरू किया। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये 4 वर्ग थे उनको समाप्त करने का काम किसने किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने। ठीक है, तो 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 वर्गों में बांटा। ये राज्य के वर्ग थे क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। क के अंतर्गत वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। उस तरह से ख के अंतर्गत बात करें तो 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन भी सम्मिलित था। भाग घ में बात करें तो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन
जिसमें 10 राज्य थे और साथ ही ये केंद्र प्रवृत्ति के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, और भाग ग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसे आप जरूर याद रखें कि 4 वर्गों में बांटा था और ये सभी वर्गों की संख्या कितनी थी? टोटल 29 थी। तो इस तरह से हमने 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किया था। अब ये हो गया। इसके बाद धर आयोग और जेवीपी समिति की बात करते हैं। देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण पूरी रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से दक्षिण भागों से अब मांग उठने लगी थी। किसकी मांग उठने लगी थी? भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो, ऐसी बातें उठने लगी। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषा प्रांत आयोग का गठन किया। जून 1948 में इनका गठन होता है और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सौंपी और इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई। सिफारिश ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो क्या सिफारिश की थी? राज्यों की सिफारिश थी, आयोग की सिफारिश थी कि भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। साथ ही ये बात लोगों ने नहीं मानी, असंतोष फैल गया। इसके परिणाम में एक और समिति नियुक्त की गई जिसे जेबीपी समिति कहते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितामा रमैया। तो पट्टाभी सितामा रमैया और इन तीनों का जो जोड़ी थी उसे जेवीपी समिति कहा गया। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सितामा रमैया, इन्होंने समिति बनाई दिसंबर 1948 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सुपुर्द कर दी। ठीक है, तो इस समिति ने भी अपनी सिफारिश की और इस सिफारिश में इन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात थी उसे औपचारिक रूप से इन्होंने अस्वीकार किया था। तो यहाँ अब फिर मोहर लग गई कि ये स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फजल आयोग। ठीक है, फजल आयोग आने से पहले आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हो चुका था, क्योंकि सरकार को मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि मांगे ऐसी उठ रही थी और उस समय वहाँ के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 56 दिनों की भूख हड़ताल करने वाले एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया। तो सरकार को विवश होकर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जस्ट हम बात करें तो फजल अली आयोग का गठन होता है और फजल अली आयोग आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों की भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही थी उसके कंटेक्स्ट में आया था। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक आयोग बनाना पड़ा जिसको फजल अली आयोग कहते हैं। फजल अली अध्यक्ष थे। इसके साथ ही इसके अन्य सदस्य में थे आदिनाथ कुरंजू और के.एम. पणिक्कर। ये तीनों ने मिलकर एक आयोग का गठन किया और 3 सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। और इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता की बात कही, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता की बात कही, आर्थिक विकास की बात कही, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा की बात कही तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार तो बनाया, लेकिन यह भी बोला कि इससे देश की एकता और अखंडता पर कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये बात भी इन्होंने कही थी और इन्होंने ये भी बोला कि एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है वो तो हम अस्वीकार करते हैं और उनका मानना यह था कि राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। साथ ही समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के 4 बड़े कारक भी बता दिए। कहा कि देश की एकता अखंडता सुनिश्चित होनी चाहिए, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहनी चाहिए, साथ ही वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क की बात कही और लोगों के कल्याण के लिए योजना लाने की भी बात की, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। तो इस तरह से इस आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत ये जो 4 बातें हैं, 4 आयामी वर्गीकरण की बात है, 4 आयामी वर्गीकरण राज्यों में था, तो इन 4 बातों को ध्यान तो रखना ही है। साथ ही साथ 4 आयामी राज्यों का जो वर्गीकरण था उस पर भी हम बात करेंगे। तो वहाँ इन्होंने कहा कि इन वर्गीकरण को हम समाप्त करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये 4 वर्गीकरण थे, इनको समाप्त कर दिया गया। 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का 4 वर्गीकरण समाप्त होता है और ये कौन समाप्त करने वाला होता है? फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग जब समाप्त करता है तो वह यह भी कहता है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण इन्होंने किया जाए।
इनकी ये सिफारिश थी। भारत सरकार ने बहुत कम चेंजेस के साथ इसको सिफारिश को अडॉप्ट किया। साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और ख को तो एक दूसरे के साथ बीच की जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश की गई। साथ ही भाग ख को ग को ख़त्म कर दिया गया और कुछ पड़ोसी राज्यों के साथ मिला दिया गया था इसको। इस तरह से ये पूरा निर्माण हुआ था। अब फाइनली बात कर लेते हैं परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को बहुत इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है। तो 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमने ये देखा कि नए राज्यों का निर्माण होता है और इस तरह से फजल अली आयोग ने अपनी काम किया था। हालांकि अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य कौन से थे, संघ शासित प्रदेश कौन कौन से थे और कैसे कैसे उनका सिस्टम चला। आगे हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।